जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी एस सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में राष्ट्र गौरव का पेपर होने वाला है आज। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने आपका क्लासेस करा दिया है कल ही, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। और इस क्लास में ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्र गौरव का कंपलसरी पेपर है, सभी के लिए अनिवार्य होता है ये। ठीक है, 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले मैंने आपको 2023-24 के क्वेश्चन पेपर दे दिए हैं। ऑलरेडी मैंने आपको 3 क्वेश्चन पेपर दे दिया है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन पेपर में से आपका एक 50 क्वेश्चन रह गया था, उसको भी मैं इस क्लास में कवर कर लूँगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। समय का अभाव है तो जल्दी जल्दी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहले आपके पेपर कोड का नाम HND 100 होता था। इस बार आपका पेपर का नाम और पेपर कोड दोनों चेंज कर दिया गया है, खास करके फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे? तो कुल 16 संख्या में थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा है, लगातार ये कई सालों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, पुरुषार्थ में शामिल है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 चीज़ें शामिल होती हैं। 3 चीज़ें दिया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, प्राक वैदिक समाज था। प्राक वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। बी ऑप्शन राइट है तीसरे का। चलिए चौथा प्रश्न आपका पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। कथन सही कथन है। ठीक है, चलिए संस्कृति शरीर है और जो संस्कृति है ये सभ्यता का प्राण होता है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर चौथे का। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है। महाभारत में पर्वों की संख्या है। महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है। सी ऑप्शन राइट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि महाभारत में क्या है, पर्व है, कांड है, खंड है? तो ध्यान रखेंगे महाभारत में पर्व होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है तो अनुभवी राजनीतिज्ञ की मंत्रणा एवं पुरोहितों के समर्थन से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है छठे का। सातवां प्रश्न है, 4 आर्य सत्य की संकल्पना है तो गौतम बुद्ध की है। ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 7वें का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि आज ही आप लोगों का एग्जाम है। गुलामगिरी के लेखक हैं, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखें, राष्ट्र का घटक नहीं है भूमि, जन और संस्कृति, ये तीनों हैं। भाषा और जाति ये आपके राष्ट्र का घटक नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलें अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है? तो वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी सविता को कहा गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब सविता क्या है, तो ध्यान रखेंगे वैदिक ग्रंथों में विशेष करके ऋग्वेद में सविता देवता को राष्ट्र का स्वामी माना जाता है। सविता सूर्य का एक रूप है और उन्हें प्रकाश, ऊर्जा और सृजन का देवता माना जाता है। वेदों में सविता को राष्ट्र के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा, इसमें मैंने कल आप लोगों के क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व कराए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। ठीक है, पहले ही नंबर पर आपको मिल जाएगा। राष्ट्र गौरव का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया था, ध्यान से जा करके इन सभी क्लासों को अटेंड कर लेंगे। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिन अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वह क्या है? तो ज्योति है, चेतना है और ज्ञान है, ये तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है। वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द देखें, इनमें से ए और बी दोनों भी नहीं हो सकते हैं और बी भी आपका करेक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखें, जो आपका वेद है इसमें जो राष्ट्र है, ठीक है, जो विष है, विष को अर्थ, नगर या बस्ती कहा जाता था। ठीक है, वेदों में। और जो श्री है यह धन, समृद्धि, लक्ष्मी, सुंदरता आदि के लिए प्रयुक्त होता था ये शब्द। और जो विष शब्द है ये गांव, नगर और बस्ती के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो इसमें कहीं भी राष्ट्र का उल्लेख नहीं है।
तो इसमें डी ऑप्शन भी आपका राइट हो सकता है, बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलें, ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, देखें दोनों नहीं लगा सकते हैं और बी भी लगा सकते हैं, ठीक है। माइनस मार्किंग है नहीं, अपने हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चंस को लगा दीजिएगा, ठीक है। देखें, पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है, तो ये आपका अथर्ववेद का अंग है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, आलवार संतों की रचनाएं संकलित हैं किसमें, प्रबंधम में, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 16 नंबर प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, राइट है आपका। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ये भी आपका करेक्ट है। रामचंद्रिका को चिंतामणि ने नहीं लिखा है, रामचंद्रिका को केशव दास ने लिखा है, क्या, केशव दास ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केशव दास ने लिखा है रामचंद्रिका को, तो इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी रामलला न छू गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, ये सारे कॉमन क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। सुमेलित करना है, ग्रंथ दिया है और संख्या दिया है। वेद हमारे कितने हैं, वेद हमारे 4 हैं, ठीक है, तो ए का हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। पुराण कितने हमारे, पुराण हमारे 18 हैं, ठीक है, तो बी का आपका पहला हो जाएगा, ठीक है, बी का पहला हो जाएगा। और वेदांग कितने हैं, वेदांग 6 हैं, तो संख्या में 6 हैं, तो सी का आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक। और त्रिपिटक 3 हैं, तो डी का आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ए का चौथा, बी का पहला और सी का दूसरा, डी का तीसरा, ठीक है। चौथा पहला और सी वाला याद रखिए, बाकी आपका मिल जाएगा, ठीक है। चौथा पहला और किसमें दिया हुआ है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। सी ऑप्शन में दिया है, ठीक है, सी ऑप्शन में दिया है। देखिए, पहले का आपका चौथा करेक्ट था, बी का पहला करेक्ट था, सी का आपका दूसरा करेक्ट था, डी का आपका तीसरा करेक्ट था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, डी का आपका तीसरा करेक्ट था, ठीक है। त्रिपिटक 3 है। चलें, अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। प्रबंधन का संपादन सबसे पहले किया किसने किया था, प्रबंधन का संपादन तो सबसे पहले नाथ मुनि ने किया था, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी। असत्य कथन है, इसमें से कौन सा गलत कथन है, तो देखें, आलवार बहुधा उच्च जातियों के थे, ये आपका एक असत्य कथन है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, आलवार संतों में स्त्री हैं, आंडाल आपकी स्त्री हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 ध्यान से देखेंगे, सुमेलित नहीं है। देखें, विष्णु स्वामी आपके रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे, निम्बकाचार्य अद्वैतवाद से संबंधित नहीं थे, द्वैताद्वैतवाद से संबंधित थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है और वल्लभाचार्य शुद्धता द्वैतवाद से संबंधित हैं, इनको भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में अच्छे से काम आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न नंबर 22 से अष्टछाप की स्थापना की थी, अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर प्रश्न है, देखें, अर्थशास्त्र की रचना है, ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा, ठीक है, क्योंकि लगातार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919, ये ऑप्शन राइट है 24 का। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या है, शून्य का आविष्कार हुआ हमारे प्यारे देश भारत में, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 है, दशमलव पद्धति किसकी देन है, आर्यभट्ट, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, सुमेलित नहीं है, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं और आपके वृत्त संहिता के लेखक श्रीधराचार्य नहीं है, वराह मिहिर है, कौन है, वराह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वराह मिहिर हैं, ठीक, वराह मिहिर है, ये एक ही में है, ध्यान रखिएगा, वराह मिहिर एक ही में है। तो वृत्त संहिता जो है ये वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है, श्रीधराचार्य के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आर्यभट्टीयम जो है ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 28 है, महाभारत की रचना की तो महर्षि वेद व्यास ने की थी और महर्षि वेद व्यास का नाम है द्वैपायन, इनको द्वैपायन भी कहा जाता है वेद व्यास को, ए ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए 29 नंबर प्रश्न है, सत्य कथन है, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? महाभारत कांडों में विभक्त है, ये आपका गलत है। महाभारत किसमें विभक्त है? पर्वों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं, ये आपका राइट है, ठीक है, ये कथन सत्य है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है 31 नंबर, असत्य कथन है, इनमें से कौन सा असत्य है, पहचानना है। देखें, चरक संहिता काय चिकित्सा का प्रमुख आधार ग्रंथ है, बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है। सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये कथन असत्य है, ठीक है, संबंध है और ये करार नहीं है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है, देखें, निम्नलिखित में नक्षत्र नहीं है, तो देखिए जो आपका चंद्र है ये आपका नक्षत्र नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी अश्वनी स्वाति और आद्र ये आपके नक्षत्र हैं, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, सूर्य मंदिर है कोणार्क में, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखें, मेहरौली लौह स्तंभ है, कहाँ पर है मेहरौली लौह स्तंभ? दिल्ली में है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है, चरक आर्यभट्ट महावीराचार्य ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं, रामानुज ये आधुनिक काल के गणितज्ञ हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 37 से ध्यान से देखेंगे, संगीत युक्त वेद है, सामवेद संगीत युक्त वेद है, बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। ये भी क्वेश्चन लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था, तो ये अफ्रीका से निकाले थे, कब निकाले थे पूछा जाएगा, तो 17 जनवरी को निकाले थे 1906 ईस्वी में, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है, किस वेद में कहा गया है? तो यह वेदांग ज्योतिष में कहा गया है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहलाता है, मूर्ति कला का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए यहाँ ध्यान से देखेंगे, दीर्घ निकाय में महाजन सम्मत कहा गया है, राजा को कहा गया है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। यह बौद्ध ग्रंथ जो दीर्घ निकाय है, बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित है दीर्घ निकाय, ठीक है, जहाँ राजा को प्रजा द्वारा स्वीकृत और धर्म के अनुसार शासन करने वाला माना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 42 क्या पूछा गया है, देखें, गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? संपूर्ण गण में होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैराज्य शब्द का अर्थ होता है, वैराज्य शब्द का अर्थ होता है राजा विहीन राज, वैराग्य युक्त राजा और राज्य विहीन राजा, ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, पाली भाषा थी, ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 45 क्या है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है, किसमें यह वर्णन है? तो जैन साहित्य में है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 46 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में, ठीक है, बोधगम में, बिहार, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए कभी कभी गया ना लिख करके बोध गया लिखता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा नाम बताया है, ताकि अगर आए एग्जाम में तो आपका जो आंसर है वो गलत ना हो। नचिकेता का संबंध है, तो दोस्तों नचिकेता का संबंध कंठोपनिषद में है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, नचिकेता का संबंध किससे है? कंठोपनिषद से। चलिए 47 का बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 है, बिहू का संबंध है, तो बिहू असम से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत नाट्यम का संबंध है,
किस राज्य से है भारतनाट्यम का संबंध? तमिलनाडु से। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। महाबलीपुरम के मंदिर आधारित हैं, किस शैली में बने हैं महाबलीपुरम के मंदिर? तो ये आपके द्राविड़ शैली में बने हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, द्राविड़ शैली में आपके महाबलीपुरम के मंदिर बने हुए हैं। आप लोग एंशियंट हिस्ट्री में भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है 2024 वाले का है, जिसमें 100 क्वेश्चन थे, उसमें मैंने केवल 50 ही कराया था क्योंकि समय ख़त्म हो गया था, बाकी बच्चों को भी पढ़ाना था जो फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के थे, ठीक है। देखें, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों, जो इसकी शुरुआत है वो 2014 में की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 51 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 52 आपका पूछा गया है, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ओजोन को द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 52 का। चलिए प्रश्न नंबर 53 है, 53 नंबर। UNFCCC का अर्थ है, इसका फुल फॉर्म क्या है बताने का प्रयास करेंगे। देखें, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 53 का। चलिए प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया है, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है जीवन के सभी रूपों की विविधता। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 54 का। प्रश्न नंबर 55 क्या है, चलें प्रश्न नंबर 55 आपका पूछा गया है, संरक्षण क्षेत्र का संकेत है। संरक्षण क्षेत्र का संकेत क्या है? वन्य जीव और जीवनदायिन क्षेत्रों का संरक्षण क्षेत्र। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 55 का। चलिए प्रश्न नंबर 56 क्या है, प्राकृतिक आपदाओं में आपदा वायुमंडलीय होता है, वायुमंडलीय कौन सा होता है? तो इसमें बारिश क्या है, वायुमंडलीय होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें, एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें हवा और ऊर्जा होंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। कितने बच्चे कोयला कहेंगे, ऐसा नहीं है, देखिए हवा और ऊर्जा ये आपका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। देखें, इस्पात के उत्पादन में सामान्य रूप से मिनरल का उपयोग होता है। तो इस्पात के उत्पादन में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस्पात के उत्पादन में आपका लोहे का उपयोग होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 58 का। प्रश्न नंबर 59 आपका क्या पूछा गया है, पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। बी ऑप्शन राइट है 59 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 60 क्या पूछा गया है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है यूरेनियम, ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, यूरेनियम होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से खाद्य संसाधन दुनिया के बड़े हिस्से की जनसंख्या के लिए मुख्य फसल के रूप में लिया जाता है। चावल को लिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 61 का। चलिए प्रश्न नंबर 62 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारणों में से अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना होगा, क्योंकि दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है इसमें, ठीक है, मेथेन आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाएगा, और इसमें जो कार्बन क्लोरोफ्लोरो होता है ये भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखें, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण माना जाता है। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण अधिकतम शोर वाले कारोबारी क्षेत्र के विकास को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं। तो पॉलीथीन पॉलीमर से बनी होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, इसीलिए इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है, फिर से दोबारा बनाया जा सकता है, ठीक है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। डी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 65 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 66 है, ध्यान से देखेंगे, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले
उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है। आप लोगों ने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इंटर में, ठीक है। पैलेडियम होता है, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 66 का। कहीं ना कहीं इसे जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। चले प्रश्न नंबर 67 क्या है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। देखिए सिगरेट के धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड और निकोटीन भी होता है, लेकिन पूछा क्या है मुख्य प्रदूषक, तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन होगा, ठीक है। क्योंकि निकोटीन तो आपका होता ही होता है सिगरेट में, बेंजीन भी होता है। यहाँ पूछा है मुख्य प्रदूषक, तो प्रदूषक की बात जब भी करेगा तो बेंजीन आपका राइट आंसर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगर पूछता सिगरेट में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और निकोटीन, पूछा है मुख्य प्रदूषक है तो कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन होगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, कौन संबंधित है, नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 69 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी है, अल्पजीवी की बात कर रहा है तो ध्यान रखेंगे CFCS होता है। यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है। जो एग्जामिनर होंगे उन्होंने गलती कर दी होगी, कोई बात नहीं, हो जाता है। देखें CFCS होता है, ठीक है, सबसे अल्पजीवी गैस है ग्रीन हाउस गैस में, तो ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखें शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत गारंटित प्रत्याभूत है, तो यह आपका अनुच्छेद 21A में है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 71 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 72 है, मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य से निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत मानवीय मूल्य है, तो करुणा, ठीक है। मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, मूलभूत मानवीय मूल्य पूछा है तो करुणा होगी। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, ठीक है। निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अधिसमय कब लागू हुआ, तो यह लागू हुआ था 3 मई 2008 को। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 74 क्या है, देखिए भारत के संविधान के अंतर्गत राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत मानवाधिकारों के साथ संबंधित नहीं है, तो देखिए अनुच्छेद 39 से संबंधित है, 39 भी है, 43 भी, अनुच्छेद 50 कहीं भी नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 75 क्या है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा के मुख्य प्रेरक निम्नलिखित में से कौन थे, तो यह एलिनर रूजवेल्ट थे। डी ऑप्शन आपका राइट है 75 का। प्रश्न नंबर 76 है, 76 नंबर, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे तो रंगनाथ मिश्र जी थे। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 77, मानव अधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, मानव अधिकार परिषद, ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी, 2006 में। बी ऑप्शन आपका राइट है 77 का। प्रश्न नंबर 78 है, 78 नंबर, मानव अधिकार किस सिद्धांत से निकला है, मानव अधिकार, ठीक है, किस सिद्धांत से, तो यह प्राकृतिक विधि से निकला है। सी ऑप्शन राइट है 78 का। चले अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक विधि नहीं है किसी भी रूप में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको लगे गलत है उसे तुरंत आप लोग खुद ढूंढ लीजिए, या तो किताब में या फिर गूगल पर, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य को किसके आदेश से हटाया जा सकता है, तो यह हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 80 क्या, क्योंकि मैं क्यों कह रहा था किताब और गूगल पर ढूंढ लीजिए, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हालांकि बी ऑप्शन राइट होता है। उसी में जो बाकी बच्चे कमेंट पढ़ते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी इसका आंसर क्या होगा, तो वो हमको परेशान करने लगते हैं। तो पहले आप लोग खुद जाँच लीजिए, फिर उसके बाद ही कमेंट करिए, ठीक है ना। चले अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा शिकायतों की जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो इसमें जो सिविल न्यायालय है इसकी शक्तियां प्राप्त होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन क्या है, देखें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कुल सदस्यों की संख्या क्या है, कुल सदस्यों की संख्या इसमें 5 है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 82 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत होगी, तो ये प्रस्तुत होगी भारत के राष्ट्रपति को। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 82 का।
चलिए प्रश्न नंबर 83 आपका पूछा गया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में अन्वेषण का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है धारा 14 में। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 83 का। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 84 आपका पूछा गया है। देखें, एक राज्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक राज्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित कर सकता है? तो यह धारा 21 के अंतर्गत। सी ऑप्शन राइट है 84 का। चलिए प्रश्न नंबर 85 क्या पूछा गया है, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, ठीक है, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? सन 2005 में। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 86 है। देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 21 है जीवन के अधिकार से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR स्वीकृत हुई थी, कब स्वीकृत हुई थी ये? 1948 में, 1948 में, 87 का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 88 आपका पूछा गया, टीएट अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखेंगे, मानवाधिकार आयोग के समक्ष जांच करने हेतु कौन सा परिसीमन काल निर्धारित है? 1 वर्ष का परिसीमन काल निर्धारित होता है। बी ऑप्शन राइट है 89 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखें, निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखें, इसमें आपका समता का अधिकार आता है, जीने का भी अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, जमीन खरीदने का अधिकार हमें नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, मानव अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है, तो इसके तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए निम्न में से कौन अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 92 क्या है, देखें, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 93 क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है, कौन नहीं होता है? राज्यसभा का सभापति। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 94 क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो उसे। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 94 का। चलिए प्रश्न नंबर 95 क्या है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें 30 अनुच्छेद हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्रश्न नंबर 96 आपका पूछा गया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत जिलों में मानव अधिकार न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं? धारा 30 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न नंबर 97 है, राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 2 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को छोड़ करके, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 97 का। चलिए प्रश्न नंबर 98 क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 17 में किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 99 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख है? तो भाग 3 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं आपके लिए 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर में भी मैं मेहनत करूँगा। आपको चिंता करने की भी ज़रा सी भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्लासेस दूंगा, सॉल्वर्ड मॉडल पेपर दूंगा, रिवीजन क्लासेस दूंगा, क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, माइनर का एग्जाम करा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। BA सेमेस्टर वाला आपके साथ खड़ा है, ठीक है। चले
ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। देखें, महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन संबंधी अभिसमय को अंगीकार किया गया था। कब किया गया था? 18 दिसंबर 1979 को। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 100 का। जल्दी मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।